आज के क्लास में हम लोग बायोलॉजी में द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ ये वाला चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अच्छा, डेटा रात में आपके यहाँ पे फास्ट नहीं चलता है? ओके, अच्छा ऐसा भी कुछ है। हाँ, वो परसों हुआ था बट आई थिंक कल तो ठीक था। कल तो सारे स्टूडेंट्स को ही मेरी वॉइस आ रही थी, राइट? किसी को इश्यू नहीं हुआ था एज सच। ओके, कोई नहीं। जितना आप लोग यहाँ पे क्लास अटेंड कर सकते हो कर लो। बाकी नेक्स्ट वीक से मेरा यूट्यूब चैनल एक्टिव हो जाएगा, तो वहाँ पे भी जो भी क्लास आप लोग यहाँ पे मिस कर दोगे, यूट्यूब चैनल पे जाके कभी भी कोई भी वीडियो देख सकते हो दोबारा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? वो आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम क्लास जॉइन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ इश्यूज़ होती हैं। तो उनके लिए वो यूट्यूब चैनल होगा जहाँ पे आप लोग जाके कोई भी वीडियो जितनी भी बार चाहे देख सकते हो। यहाँ पे जो भी मैं लेक्चर लेती हूँ, वही मैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देती हूँ, ठीक है? चलो। तो आज हम लोग पंचवती के क्लास 9 से चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कल के क्लास में डिस्कस किया था। आज हम लोग इसका सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नेम क्या है? सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। चलो। आज की क्लास में हम लोग क्या-क्या डिस्कस करेंगे? आज की क्लास पे हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल्स, प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल, shape and size of cells, plasma membrane, cytoplasm, nucleus, major cell organelles and cell wall। छोटे-छोटे टॉपिक्स है और ये सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक्स है, ठीक है? एनसीईआरटी ने जितना डिस्कशन दिया हुआ है, मैं भी वही आज के क्लास में उतना ही डिस्कस करूंगी, ठीक है? जितना वहां पे मिला है, उतना ही डेटा हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। क्लियर है? चलो, तो जल्दी-जल्दी शुरू करते हैं। बहुत ही ईज़ी चैप्टर है, आप लोगों को करने में मज़ा आएगा। तो कल के क्लास में मैंने प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल के बारे में बताया था। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल होता है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स के बॉडी में होता है, जहाँ पे सेल का नंबर कितना होता है? ओनली सिंगल होता है। एक ही सेल होता है, वही सेल सारा फंक्शंस परफॉर्म करता है और उसी सेल को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। जिसके पास कोई ट्रू मायने में ट्रू मैच्योर लेवल पे कोई न्यूक्लियस नहीं होता है और ना ही कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स होते हैं। क्लियर? जैसे कि बैक्टीरिया। अब यूकैरियोटिक सेल को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है? और ये कौन से सेल होते हैं जो मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करने वाले जो सेल्स होते हैं, इसको हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, जो कि ह्यूमन बीइंग्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स में मिलते हैं या फिर ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स और प्लांट्स के जो बॉडी बिल्डिंग यूनिट होते हैं, उन्हीं को हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। क्लियर है? यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, सेल अपने प्रॉपर शेप में होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल्स, ठीक है? तो ये मैंने कल के क्लास में बताया था। तो आज मैंने इसको डिस्कस इसलिए किया है क्योंकि आज हम लोग प्लांट सेल, एनिमल सेल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा-सा इमेज देख सकते हो, जहाँ पे ये लेफ्ट साइड पे प्रोकैरियोटिक सेल है एंड राइट साइड पे यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है? प्रोकैरियोटिक सेल पे यहाँ पे आप लोग डिफरेंट पार्ट्स देख रहे हो, ये कैप्सूल है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्लियर? न्यूक्लियोइड, साइटोप्लाज्म, फ्लैगेलियम, ठीक है? एंड यूकैरियोटिक सेल्स में जितने भी सेल से रिलेटेड मतलब जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जितने भी सेल्स के पार्ट्स होते हैं, सब कुछ मौजूद रहता है और ये जो सेल का स्ट्रक्चर है, ये इतना अच्छा प्योर मैच्योर लेवल पे डेवलप हो जाता है। नाउ यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सी, प्लांट के बॉडी में जो सेल पाए जाते हैं उनको प्लांट सेल कहा जाता है एंड एनिमल के बॉडी में जो सेल पाया जाता है उनको एनिमल सेल कहा जाता है। सिंपल सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है। अब देखो, प्लांट्स एनिमल सेल के बीच में कुछ बेसिक डिफरेंसेस है। क्या वो डिफरेंसेस है? फर्स्ट, प्लांट सेल में सेल वॉल मौजूद है। सेल वॉल क्या है? ये एक सेल है, ठीक है? ये एक सेल है। इसका जो आउटर बाउंड्री है, इसका जो आउटर पार्ट है, इसको हम लोग वॉल कहते हैं और इसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं, ठीक है? इसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं।
ठीक है? इसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल मतलब सेल का जो आउटर बाउंड्री होगा जिसको हम लोग सेल वॉल कहेंगे और ये सेल वॉल विजिबल मात्रा में विजिबली दिखता है प्लांट सेल में, बहुत ही अच्छे तरीके से वेल डेवलप्ड होता है। क्लोरोप्लास्ट होता है जिसकी वजह से प्लांट के जो लीव्स है उसका कलर ग्रीन होता है। क्लियर? क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल जिसको हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। जब हम लोग प्लांट को डिस्कस करेंगे तब मैं इन पार्ट्स को और भी डिटेल्स में डिस्कस करूँगी। यहाँ पे बस आप लोग थोड़ा-थोड़ा करके नाम समझ लो कि प्लांट सेल का स्पेशलिटी क्या है, प्लांट सेल में स्पेशली क्या मिलता है। प्लांट सेल में सेल वॉल वेल डेवलप्ड होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल पाए जाते हैं, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। वहीं पे जो एनिमल सेल होते हैं, यहाँ पे सेल वॉल ज़्यादा अच्छे तरीके से वेल डेवलप्ड नहीं होता है। लैक सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट ये 2 चीज़ें जो कि प्लांट सेल में पाए जाते हैं, वही चीज़ एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। यूजुअली हैव स्मॉल वैक्यूल्स प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं, जो कि सेंट्रल पार्ट में होते हैं, लार्ज नंबर में होते हैं, वही एनिमल सेल में वो स्मॉल होते हैं। क्लियर है? देखो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड पे ये प्लांट सेल है, राइट हैंड साइड पे ये एनिमल सेल है, ठीक है? यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट आप देख सकते हो ग्रीन में दिख रहा है। उसके बाद ये जो बाहर जो है ये सेल वॉल कितने थिक है राइट? कितना थिक वेल डेवलप्ड है। लेकिन यहाँ पे एनिमल सेल पे ये जो सेल वॉल है इतना ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं होता है। उसके बाद सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन भी होते हैं, लेकिन सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेसिक डिफरेंस है सेल वॉल के बीच में प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बीच में। जो कि है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है बट एनिमल सेल में नहीं होता है, एब्सेंट होता है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो कि एनिमल सेल में नहीं होता है। राइबोसोम दोनों में ही होता है, न्यूक्लियस दोनों में ही होता है। सी न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सारे सेल्स में होगा। जिस सेल में न्यूक्लियस नहीं होगा उसका मतलब वो सेल डेड हो चुका है। क्लियर? उसके बाद वैक्यूल्स ये देखो वैक्यूल्स यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि प्लांट सेल पे जो वैक्यूल्स होते हैं वो काफी लार्ज होते हैं। देखो यहाँ पे ये वैक्यूल का साइज क्या है और वहीं पे एनिमल सेल पे जो वैक्यूल्स होते हैं जो कि बहुत ही छोटे होते हैं या ना के बराबर है। ठीक है? तो ये वैक्यूल्स है जो कि प्लांट सेल को स्पेशल बनाता है और ये एक डिफरेंशिएट क्रिएट करता है फ्रॉम एनिमल सेल। उसके बाद साइटोप्लाज्म दोनों सेल में ही पाए जाते हैं। तो मोटा-मोटा समझ में आया कि सेल वॉल यहाँ पे वेल डेवलप्ड होता है, यहाँ पे लैक डेवलपमेंट देखने को मिलता है। सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे होता है, यहाँ पे नहीं होता है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। देन न्यूक्लियस दोनों सेल में ही पाए जाते हैं। वैक्यूल्स बहुत ही लार्ज होता है और वही वैक्यूल्स एनिमल सेल में स्मॉल होते हैं। क्लियर है? अभी के लिए समझ आया प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का डिफरेंस। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बीच का जो मेन डिफरेंस है वो सेल मेम्ब्रेन से है। ठीक है? तो अगर कभी क्वेश्चन आए कि दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है, तो सीधा-सीधा वहाँ पे ऑप्शन सेल मेम्ब्रेन का होगा, जहाँ से आप लोग बता सकते हो कि यस प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन होते हैं, बट एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। क्लियर है? सेल मेम्ब्रेन। चलो, नाउ नेक्स्ट the size of cells. Cell shape depends on function. देखो कोई भी सेल का क्या शेप होगा वो डिपेंड करता है उसके फंक्शन के ऊपर। क्लियर? सेल का साइज क्या होगा, उसका शेप क्या होगा, ये डिपेंड करता है प्योरली ऑन इट्स फंक्शन। बहुत ज़्यादा मल्टीपल फंक्शन होगा, तो सेल का जो साइज़ है, सेल का जो शेप है, वो बड़ा होगा, ठीक है? अगर सेल का बहुत ज़्यादा फंक्शन नहीं है, तो सेल का जो साइज़ है, उसका जो शेप है, वो स्मॉल होगा। सेल्स वेरी ग्रेटली इन साइज़। साइज़ में सेल वेरी करता है। स्मॉलेस्ट सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज़्मा। इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। जो स्मॉलेस्ट सेल होता है, उसको हम लोग माइकोप्लाज़्मा कहते हैं। जो लार्जेस्ट सेल होता है, वो है ऑस्ट्रिच एग। ये शायद बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो ऑस्ट्रिच का एग होता है, वो सबसे बड़ा सेल होता है। लॉन्गेस्ट सेल क्या है? न्यूरॉन, जिसको हम लोग नर्व सेल भी बोलते हैं। फैक्ट्स है, याद रखने मतलब याद ही रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा समझना अभी नहीं है।
बस अभी सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन आप लोग जान लो कि सेल का जो शेप एंड साइज होता है वो उसके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। सेल का साइज वेरी करता है, मतलब सारे ऑर्गेनिजम्स में सारे सेल्स एक साइज का नहीं है। डिपेंड्स अपॉन इट्स फंक्शंस, ठीक है, डिपेंड अपॉन इट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल का जो साइज है वो वैरी करेगा। स्मॉलेस्ट सेल जिसको माइक्रोप्लाज्मा बोला जाता है, लार्जेस्ट सेल जो कि ऑस्ट्रिच का एग है, लॉन्गेस्ट सेल जो कि न्यूरॉन है और नर्व सेल है। तो यहाँ पे जो इमेज है, यहाँ के थ्रू भी आप लोग डिफरेंट से शेप के, डिफरेंट साइज के सेल देख सकते हो। जैसे व्हाइट ब्लड सेल कुछ इस तरीके से दिखता है, रेड ब्लड सेल रेड कलर के होते हैं, बोन सेल कुछ इस तरीके से होता है, नर्व सेल जो कि ऐसा होता है, बचपन में बहुत बार ड्रॉ करना पड़ता था इसको। इंटेस्टिनल सेल कुछ इस तरीके से होता है, ओवम इस तरीके से होता है, स्पर्म सेल कुछ इस तरीके का होता है। क्लियर? नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन ये सेल है। सबसे बाहर जो बाउंड्री होगा उसको हम लोग सेल वॉल बोलेंगे। जैसे बाउंड्री वॉल होता है, ठीक, सेल वॉल। उसके अंदर एक और बाउंड्री होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है भाई? थिन फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग। मतलब जैसे मानो ये सेल है और सेल का जो बॉडी होगा, जेली लाइक बॉडी होगा जिसके अंदर सेल के डिफरेंट ऑर्गेनल्स सिचुएटेड होते हैं, ठीक है, जहां पे रहते हैं। तो ये जो बॉडी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनी आइडिया? साइटोप्लाज्म। किसी को कोई आइडिया है? वैसे तो मैंने बता दिया है, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। अब ये साइटोप्लाज्म, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। यस। ये जो साइटोप्लाज्म है, इसका जो आउटर बाउंड्री होगा, ये जो जहाँ पे ये खत्म हो रहा है आउटर बाउंड्री, इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। ठीक है? क्लियर है? और जब ये साइटोप्लाज्म के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये खत्म हो जाएगा, और सेल मेम्ब्रेन के बाद भी एक वॉल रहता है, एक बाउंड्री रहता है जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। क्लियर? तो थिन, और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन होता है, ये बहुत ही ज़्यादा थिन होता है, फ्लेक्सिबल होता है और आउटर कवरिंग है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, तो ये एक ऐसा मेम्ब्रेन है, ये परमिएबल मेम्ब्रेन है, मतलब कि बाहर की चीज, दूसरे सेल से कोई भी चीज इस सेल के अंदर एंटर कर सकता है, और इस सेल से न्यूट्रिशन हो या फिर कुछ और मटेरियल बाहर एग्जिट कर सकता है। तो इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, परमिएबल मेम्ब्रेन है। अगर मानो परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होता तो इस सेल के जितने भी ऑर्गेन्यूल्स हैं वो जो भी प्रोड्यूस करते, क्या वो एक सेल से दूसरे सेल तक जाता? नहीं ना। तो एक सेल से दूसरे, जैसे हम लोग जब बीमार पड़ते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी में जितनी डब्ल्यूबीसी हैं, व्हाइट सेल्स हैं, वो डेवलप होते हैं और हमारे जो वीक पोर्शन है, हमारे जो वीक बॉडी पार्ट्स है, उसको रिकवर करने के लिए हेल्प करते हैं। तो अगर ये बाउंड्री परमिएबल नहीं होता तो क्या डब्ल्यूबीसी या फिर जो व्हाइट सेल है, वहां से जो एंटीडोट होगा या मतलब बीमारी को खत्म करने के लिए जो भी केमिकल्स रिलीज करता होगा डब्ल्यूबीसी, क्या उस बीमारी वाले जगह पे जा पाएगा? मानो यहाँ पे कुछ किसी को बीमारी हुई है और उसके शरीर में ये सब डब्ल्यूबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज के सेल है, ठीक है। अगर डब्ल्यूबीसी के ही सेल मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा रिजिड होता, परमिएबल नहीं होता, तो क्या वो इस डिजीज को डिस्ट्रॉय करने लायक केमिकल्स यहाँ पे सेंड कर सकते थे? नहीं। ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इस ये परमिएबल होते हैं, ठीक है? जिसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंट केमिकल्स
सेल के अंदर एंट्री कर सकता है और सेल डिफरेंट केमिकल को बाहर भेज सकता है। क्लियर है? परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब समझ आया? क्या होता है? क्यों ज़रूरी होता है? गुड। रेगुलेट्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका काम क्या है कि जो भी सब्सटेंसेस हैं इसके मूवमेंट को रेगुलेट करना। कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी केमिकल है, कोई भी एलिमेंट्स है, सेल के अंदर इजीली एंटर ना कर पाए, सेल से कोई भी सब्सटेंस इजीली बाहर ना जाए, तो इस मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए जो बाउंड्री होता है, जो मेम्ब्रेन होता है, उसी को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं और ये सेल को प्रोटेक्ट भी करता है। क्लियर है? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ आया? गुड। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो ये एक बेसिक इमेज है, ये सेल है, ये इतना बड़ा-सा जो है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है? न्यूक्लियस जो कि एक सेल का मेन सेंटर पार्ट होता है। न्यूक्लियस किसी सेल का ब्रेन होता है। जिस सेल में ब्रेन नहीं होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा, मतलब वो सेल डेड हो चुका है। अब देखो सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे है, यहाँ पे इन्होंने एनिमल सेल को दिया होगा या फिर प्लांट सेल को अगर बनाएँगे, तो बाहर पे एक और बाउंड्री होगा, जिसको हम लोग सेल वॉल कहेंगे, ठीक है? सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन होगा और उसके अंदर जो बॉडी होगा, जिसको हम लोग साइटोप्लाज़्म कहेंगे। क्लियर है? चलो, नाउ डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज़्म के बारे में। अभी तक हम लोगों ने सेल वॉल देखा, जो कि एकदम आउटर बाउंड्री में होता है, जो कि सॉरी प्लांट सेल में पाए जाते हैं। फिर हम लोगों ने उसके अंदर एक मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया, जो कि है सेल मेम्ब्रेन। इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, रीजॉइन कर लो। स्क्रीन विजिबल है? तो यहाँ तक हम लोगों ने सेल वॉल के बारे में देखा। उसके बाद हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन को देखा, ये जो एकदम आउटर पार्ट है, सेल वॉल है। उसके बाद सेकंड पार्ट सेल मेम्ब्रेन है। अभी हम लोग सेल के अंदर का जो बॉडी है, उसको देखेंगे, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म, जो कि जेली लाइक एक स्ट्रक्चर है। जेली लाइक सब्सटेंसेस इनसाइड द सेल। कोई भी सेल के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस पाए जाते हैं, जिसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। इट कंटेन्स सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है? जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सब कुछ साइटोप्लाज्म के अंदर ही मिलते हैं या फिर साइटोप्लाज्म के अंदर ही रहते हैं, ठीक है? साइट ऑफ मोस्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, और साइटोप्लाज्म के अंदर सेल का सारे फंक्शंस होते हैं, जिसको हम लोग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी बोलते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, और ये वो एक्टिविटीज है जो कि सेल परफॉर्म करते हैं। हर सेल का अलग-अलग परफॉर्मेंस होता है, अलग-अलग ऑब्जेक्टिव होता है, जो उनको परफॉर्म करना होता है। तो सारे सेल से रिलेटेड सारे फंक्शंस, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। क्लियर? तो साइटोप्लाज्म क्या है? सेल के अंदर पाए जाने वाली एक जेली लाइक सब्सटेंस है, ठीक है? इनसाइड द सेल इट कंटेन्स ऑल सेल ऑर्गेनेल्स। ये क्या कंटेन करता है? जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है, जैसे न्यूक्लियस, डीएनए, राइबोसोम, क्रोमोसोम कैरी, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है? गोल्गी बॉडी, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ये सब कुछ कैरी करता है। साइट ऑफ मोस्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं। क्लियर? अभी हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियस की, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का। अगर न्यूक्लियस नहीं होगा, तो फिर वो सेल को डेड माना जाएगा। जैसे ह्यूमन बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? ह्यूमन ब्रेन। अगर ब्रेन नहीं है तो फिर वो बॉडी डेड हो जाता है, राइट? ठीक वैसे ही एक सेल का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, जो कि एक सेंटर पार्ट है। इट कंट्रोल्स सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है? एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके, नाउ अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। इट कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल।
मतलब ये क्या कंट्रोल करता है? पूरे सेल को कंट्रोल करता है, मतलब सेल के सेंटर पॉइंट में सिचुएटेड होता है और पूरे सेल के एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ये बताता है कि कौन से सेल ऑर्गेनेल्स क्या परफॉर्म करेगा। इट कंटेन्स डीएनए एंड क्रोमोसोम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने मिस्टेकनली बता दिया था कि क्रोमोसोम सेल ऑर्गेनेल्स में है। नहीं, क्रोमोसोम डीएनए के अंदर होता है या फिर कह सकते हो न्यूक्लियस के अंदर होता है। जो न्यूक्लियस होगा उसके अंदर डीएनए एंड क्रोमोसोम एग्जिस्ट करता है या फिर पाए जाते हैं। न्यूक्लियस कंट्रोल्स ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटरी नेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे रिप्रोडक्शन किस तरीके से होगा, ह्यूमन बॉडी का या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ किस तरीके से होगा, हेरिडिटरी जो एविडेंस है या फिर हेरिडिटरी जो नेचर है कितना एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड होगा, ये सब कुछ न्यूक्लियस की वजह से होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस एक सेल का सेंटर पार्ट है। इट कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल। ठीक है, इट कंटेन्स डीएनए एंड क्रोमोसोम्स। ठीक है, डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स ये सब कुछ न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं। न्यूक्लियस कंट्रोल्स ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से उसका रिप्रोडक्शन सिस्टम किस तरीके से वर्क करेगा, नहीं करेगा, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ किस तरीके से होगा, हेरिडिटी किस तरीके से ग्रो करेगा, तो ये सब कुछ न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बताया था यूकैरियोटिक सेल मतलब जो ऐसा सेल जो कि मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, राइट? अब जैसे ह्यूमन बॉडी है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेल होंगे। तो जैसे रिप्रोडक्शन के लिए अलग सेल होगा, ग्रोथ के लिए, ह्यूमन ग्रोथ के लिए, बॉडी के ग्रोथ के लिए अलग सेल होगा, हेरिडिटी के लिए अलग सेल होगा। हाँ, जो न्यूक्लियस होगा वही ये सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा। समझ आया कि किस तरीके से कौन से न्यूक्लियस किस तरीके से ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। क्लियर है? नाउ अब हम लोग बात करेंगे मेजर सेल ऑर्गेनेल्स की। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म के अलावा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि एक सेल के अंदर रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको ईआर कहा जाता है। इट ट्रांसपोर्ट द मटेरियल्स, प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस। इसके अंदर न्यूक्लियस, इसके अलावा ईआर भी होता है, कुछ इस तरीके से ईआर होता है। मैं इमेज के थ्रू बता दूं, ये देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे है ना? तो इनका काम क्या है? इनका काम है, यस, इनका काम है ट्रांसपोर्टेशन का। ये क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं सेल के अंदर? ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, प्रोटीन, लिपिड, ये जितने भी लिपिड प्रोफाइल्स होते हैं, जितने भी प्रोटीन हैं, तो सेल के अंदर, सेल के बाहर ये इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। लिपिड सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस के लिए जितने भी मटेरियल की जरूरत होगा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा? एक जगह से दूसरे जगह को इसको ट्रांसपोर्ट करके लेके जाएगा। ठीक है, नाउ राइबोसोम्स ये प्रोटीन सिंथेसिस करने में मदद करते हैं या फिर कह सकते हो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। और ये जितने भी हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स को डिस्कस कर रहे हैं, ये सब कुछ सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। गोल्गी apparatus, अब ये गोल्गी apparatus क्या है? ये पैकेजिंग एंड सिक्रेशन ऑफ सब्सटेंस का काम करते हैं। जैसे कोई एक परफॉर्म करना है, ठीक है, एक सेल को मानो अभी वो डब्ल्यूबीसी है, ये किसी इन्फ्लुएंजा को कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस मतलब इन्फ्लुएंजा के वायरस को मारने के लिए, खत्म करने के लिए डब्ल्यूबीसी को कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस सिक्रीट करना पड़ेगा। अब ये सिक्रीशन का जो प्रोसेस है डब्ल्यूबीसी के अंदर, वो कौन परफॉर्म करेगा? वो गोल्गी एपरेटस परफॉर्म करेगा। क्लियर? लाइसोसोम का काम क्या है? इसको
इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी बोला जाता है, जिसको सुइसाइडल बैग्स भी बोला जाता है। अभी बस लाइसोसोम के लिए इसको ध्यान में रखो कि कौन से वो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिसको हम लोग सुइसाइडल बैग्स बोलते हैं, वो है लाइसोसोम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है? क्लियर है? नाउ माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस बोला जाता है, जैसे मानो ह्यूमन बॉडी है। अब हम लोगों को एनर्जी की जरूरत होती है। हम लोग खाना खाते हैं, हमारे शरीर में एनर्जी जनरेट होता है एंड देन हम लोग काम करते हैं, राइट? अब ठीक वैसे ही सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, वो ऑर्गेनेल्स अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए उनको भी एनर्जी की जरूरत होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ये वो पार्ट है जो कि सेल में पावर हाउस का काम करते हैं, एनर्जी सप्लाई का काम करते हैं। ये वो साइट है जहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, ठीक है? ये वो साइट है, ये वो जगह है सेल के अंदर जहाँ से दूसरे ऑर्गेनेल्स को पावर मिलता है, एनर्जी मिलता है, और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूपीएससी के प्रीलिम्स में आ चुका है। उसके बाद प्लास्टिड्स, अब देखो ये जो प्लास्टिड है, ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं ओनली। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। प्लांट सेल और एनिमल सेल में बहुत सारे बेसिक डिफरेंस है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये सब कुछ प्लांट सेल में ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है? सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में पाए जाते हैं, सेल वॉल एनिमल सेल में होते हैं पर वेल डेवलप नहीं होता है। ठीक वैसे प्लास्टिड ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि प्लांट सेल में ज्यादा पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। क्लियर? अब जैसे प्लास्टिड के अंदर क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट हो गया, ल्यूकोप्लास्ट हो गया, ये तीनों पार्ट्स हैं, ये तीनों ऑर्गेनेल्स हैं जो कि प्लास्टिड के अंदर पाए जाते हैं, जो कि प्लांट सेल का हिस्सा है। क्लोरोप्लास्ट की वजह से प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से प्लांट के अंदर ग्रीन पिगमेंटेशंस होते हैं, जिसकी वजह से प्लांट की लीफ की कलर ग्रीन होते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट की वजह से प्लांट के लीव्स जो भी खाना प्रोड्यूस करते हैं उसको स्टोर कर सकते हैं, या फिर ये स्टोरेज का काम करते हैं। क्लियर है कि प्लांट सेल में प्लास्टिड एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की वजह से फोटोसिंथेसिस पॉसिबल होता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से पिगमेंटेशन, मतलब जो ग्रीन लीव्स हैं उनका कलर ग्रीन होते हैं, पिगमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं, एंड ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज का काम करते हैं। क्लियर? नाउ वैक्यूल्स होते हैं, हमने स्टार्टिंग में ही देखा, पीडीएफ के स्टार्टिंग में देखा कि प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल्स स्मॉल में होते हैं, राइट? अब ये वैक्यूल्स क्या करते हैं? वैक्यूल्स पे फूड, वाटर, वेस्ट सब कुछ स्टोर होता है, और ये टर्गर प्रेशर, मतलब जो प्रेशर होते हैं उसको भी मेंटेन करते हैं, ठीक है? वैक्यूल्स बोथ प्लांट प्लस एनिमल दोनों के सेल में ही पाए जाते हैं, लेकिन प्लांट के सेल में वैक्यूल्स का साइज ज्यादा बड़ा होता है, एनिमल सेल में ये स्मॉल होते हैं। वैक्यूल्स का काम क्या है? फूड स्टोरेज करना, वाटर स्टोरेज करना, वेस्ट को स्टोर करके रखना, ठीक है? और ये प्रेशर को भी मेंटेन करता है, राइट? और लास्ट ऑर्गेनेल है जो कि है सेल वॉल, और ये सेल वॉल प्लांट सेल में पाए जाते हैं, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, ध्यान में रखना। मेड ऑफ सेलुलोज, ये जो सेल वॉल है जो कि प्लांट सेल में पाए जाते हैं, किससे बने हैं? सेलुलोज से बने हैं। क्लियर? ये क्या प्रोवाइड करते हैं? रिजिडिटी, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। एक सेल है, अगर बाहर में कोई प्रॉपर बाउंड्री नहीं होगा तो क्या वो सेल अच्छे तरीके से रह पाएगा? अगर आपके घर की बाउंड्री नहीं है, घर के जो आपके बिल्डिंग की जो, मतलब जो बाहर की जो वॉल है, अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो क्या आपका घर अच्छे से रह पाएगा? नहीं। बाउंड्री वॉल का मतलब होता है बाउंड्री के अंदर जो भी चीज है उसको अच्छे से सिक्योर तरीके से रखना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, राइट? तो सेल वॉल का भी काम सेम है, ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन देता है। किसको? सेल वॉल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स है, जितने भी सब्सटेंसेस है, उन सबको। इससे क्या होता है? जो इसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल सब्सटेंसेस होते हैं, सब अच्छे तरीके से रहते हैं, और यहाँ पे सेल अपना अपना फंक्शंस को परफॉर्म कर पाता है, और ये एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। क्लियर?
एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, एनिमल सेल पे ये एब्सेंट होता है। क्लियर है? कोई डाउट है? एनीवन? तो बस आज के क्लास में हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल को देख लिया, प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल देख लिया, शेप एंड साइज देख लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख लिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, मेजर सेल ऑर्गेनेल्स को डिस्कस कर लिया एंड सेल वॉल को भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है? अब इससे रिलेटेड थोड़ा सा ही टॉपिक ड्यू है इस चैप्टर से रिलेटेड जो हम लोग बायोलॉजी के नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे इस चैप्टर से। क्लियर है? कोई डाउट? एनीवन? हाँ, बिल्कुल, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। क्लियर? सेल वॉल प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल पे नहीं। ओके। तो फिर अभी का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है? थैंक यू सो मच।